सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल नामक नगर कहाँ स्थित है? 1. गुजरात, 2. राजस्थान, 3. पंजाब, 4. हरियाणा। भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के ज़्यादातर स्थल पाकिस्तान में चले गए थे, जिसके बाद भारत के पुरातत्व विभाग ने नए स्थलों की खोज के लिए कई जगहों पर खुदाई चालू की। इनमें से एक जगह लोथल भी थी, जिसकी खोज 1954 में हुई और इसकी खुदाई 1955 से 1960 तक चली। ये शहर गुजरात में अहमदाबाद के सगारवाला गांव में साबरमती नदी के पुराने प्रवाह पर स्थित है। क्या आपको पता है कि कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 985, 1028, 1075, 1200। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इनमें से पहले और 10वें मंडल सबसे बाद में जोड़े गए हैं। बाकी के 8 मंडल प्राचीन माने जाते हैं। इन 10 मंडलों में कुल मिलाकर 10,600 मंत्र और 1028 सूक्त हैं। क्या आपको पता है कि ऋग्वेद का प्रसिद्ध पुरुष सूक्त कौन से मंडल से है? कमेंट बॉक्स में बताएं। राजन, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित इन 4 वर्णों को अवरोही क्रम में लिखें। आप यहाँ वीडियो पॉज करके ऑप्शन देख लें। पुरुष सूक्त मूल रूप से ऋग्वेद के 10वें मंडल का हिस्सा है। ये सूक्त पुरुष यानी परमात्मा को समर्पित है। वेद में ये एकमात्र सूक्त है जिसमें हमें चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। ये ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी मिलता है। क्या आपको पता है कि ऋग्वेद का सबसे नया मंडल कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताएं। हाथी गुम्फा शिलालेख निम्न में से किस राजा की उपलब्धियों को बताता है? हर्षवर्धन की, अशोक की, समुद्रगुप्त की या खारवेल की? ये शिलालेख उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के पास स्थित उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं में स्थित है। 17 लाइनों का ये शिलालेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ये शिलालेख चेदी वंश के राजा खारवेल के बारे में हमारी जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इसमें खारवेल के 13 साल के शासन का उल्लेख है। क्या आपको पता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण धौली का शिलालेख किस राजा से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किस शासक राजदूत ने विदिशा में भगवान कृष्ण की प्रशंसा में बेस नगर स्तंभ की स्थापना की थी? हेलियोडोरस, गोंडोफेरेंसे, मिलांडर या विक्रमादित्य? बेसनगर में स्थित इस स्तंभ पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए लेखों को पढ़ने से पता चलता है कि यह वासुदेव को समर्पित है। इसकी स्थापना तक्षशिला के राजा एंटिओलकिडस के राजदूत हेलियोडोरस ने 113 ईस्वी में की थी। हेलियोडोरस शुंग वंश के राजा भागभद्र के शासनकाल में आया था। क्या आपको पता है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किन मौर्य शासकों ने बराबर की गुफा को दान में दिया था? ऑप्शन 1 बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 2 बिंदुसार और अशोक, ऑप्शन 3 अशोक और दशरथ, ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। ये गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी पर स्थित हैं। यहाँ पर कुल 4 गुफाएं हैं और इसके पास ही नागार्जुनी पहाड़ी पर भी 3 गुफाएं स्थित हैं। बराबर की गुफाओं में पियदसी नाम और नागार्जुनी गुफाओं में देवा नाम पिय दशरथ का नाम मिलता है। इससे पता चलता है कि इन गुफाओं को अशोक और दशरथ ने दान दिया था। क्या आपको पता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सा शिलालेख चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक समय के बारे में बताता है? ऑप्शन 1 अशोक का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन 2 रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन 3 मस्की घोषणा, ऑप्शन 4 कंधार का निचला शिलालेख। गुजरात के गिरनार पहाड़ियों पे 150 ईस्वी का अशोक का शिलालेख मिला है। इसमें 20 लाइनें हैं, लेकिन शुरुआत की 16 लाइनें काफ़ी डैमेज हैं। शुरुआती लाइनों में चंद्रगुप्त के शासनकाल में वाटर मैनेजमेंट और नहरों को लेकर किए गए काम का जिक्र है। चूंकि ये शिलालेख जूनागढ़ में मिले हैं, इसलिए इसको जूनागढ़ शिलालेख भी बोलते हैं।
लेकिन ये रुद्रदमन कौन था जिसके ऊपर इस शिलालेख का नाम पड़ा है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का साधारण व्यवहार के लिए प्रयोग होता था? सतमान, रत्ती, निस्क या करशापण? पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ धातु के कॉइन प्रयोग किए जाते थे। इतिहासकारों के अनुसार ये सिक्के राज्य के द्वारा नहीं बल्कि व्यापारियों द्वारा जारी किए जाते थे। इन सिक्कों को करशापण कहा जाता था। ये चांदी के बने होते थे और इनका प्रयोग महाजनपद में सामान्य व्यवहार के लिए किया जाता था। क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसके शासनकाल में चलते थे? कमेंट बॉक्स में बताएं। अशोक की निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा कलिंग क्षेत्र से संबंध रखती है? ऑप्शन 1 लोरिया नंदनगढ़, ऑप्शन 2 धौली जौगदा, ऑप्शन 3 गिरनार, ऑप्शन 4 रुम्मेदेई। कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने जौगदा को कलिंग की राजधानी बनाया और यहाँ पर एक किले का निर्माण भी करवाया। ये वर्तमान में गंजम जिले में स्थित है। यहाँ पर और इसके पास ही स्थित धौली में हमें अशोक के प्राकृत भाषा में लिखे कई शिलालेख मिलते हैं। क्या आपको कुछ और ऐसी जगहों के नाम पता हैं जहाँ से अशोक के दूसरे शिलालेख मिले हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। प्राचीन भारत में सिक्कों के निर्माण में निम्न में से कौन सा पहलू सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? ऑप्शन 1 सिक्के के आकार, ऑप्शन 2 सिक्के की आकृति, ऑप्शन 3 सिक्के का भार, ऑप्शन 4 सिक्के पर चिन्ह। भारत में सिक्कों का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में होने लगा था। सबसे पहले शुरू होने वाली मुद्राओं को काशार्पण बोला जाता था। ये मुद्राएं महाजनपदों में चलती थी, लेकिन कुछ महाजनपदों ने जल्द ही अपने चिन्हों को छापकर मुद्राएं चलानी चालू कर दी। इन नई मुद्राओं का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनके ऊपर छपे हुए निशान होते थे, जो ये बताते थे कि सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया है। क्या आपको पता है कि शुरुआती सिक्के किन धातुओं के बने होते थे? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन बीजक के लेखक थे? कबीर, नामदेव, गुरु नानक या चैतन्य? बीजक आधुनिक बघेली भाषा में लिखी गई शुरुआती पुस्तकों में से एक है। ये कबीर के द्वारा रची गई सबसे प्रमुख रचना मानी जाती है और कबीरपंथी लोग इसको फॉलो करते हैं। कबीर की रचनाओं ने न केवल भक्ति आंदोलनों को प्रभावित किया, बल्कि इनके कुछ दोहों को सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहब में भी शामिल किया गया है। क्या आपको कबीर की दूसरी रचनाओं के नाम पता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अरबी सिक्का और चांदी का टका चलाया? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम? टका या टंका मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में लंबे समय तक मुख्य मुद्रा रही। चांदी का टका और तांबे के जीतल की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। एक टका 175 ग्रेन का हुआ करता था। बाद में बलबन ने सोने का टका भी जारी किया। अगर बात करें अरबी सिक्कों की, तो इन्हें भी सबसे पहले इल्तुतमिश के द्वारा ही चलाया गया था। क्या आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? कमेंट बॉक्स में बताएं। भवन निर्माण कला में द्विगुंबद प्रणाली निम्न में से किस वंश के शासनकाल में प्रचलित हुई? खिलजी, लोदी, तुगलक या शार्की? दिल्ली में मुस्लिम शासकों के राज करने से पहले भारत में गुंबद वाली इमारतों का चलन नहीं था, लेकिन गुलाम वंश के शासनकाल में कुछ गुंबद वाली इमारतें बननी चालू हो गई थीं। बलबन का मकबरा और अली दरवाज़ा शुरुआती गुंबद वाली इमारतों के कुछ उदाहरण हैं। कुछ समय बाद में लोदी वंश के समय पहली द्विगुंबदीय इमारतों का निर्माण शुरू हुआ। सिकंदर लोदी का मकबरा इसका एक प्रमुख उदाहरण है। क्या आपको पता है कि हुमायूं का द्विगुंबदीय मकबरा कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। नाचती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से मिली है? मोहनजोदड़ो, रोपर, कालीबंगन या लोथल?
नाचती हुई लड़की की 10.5 सेंटीमीटर ऊंची कांस्य की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख सांस्कृतिक अवशेष है। इसका निर्माण लास्ट वैक्स विधि से करीब 2300 से 1750 ईसा पूर्व के बीच किया गया था। इसकी खोज 1926 में एक ब्रिटिश पुरातत्वविद द्वारा की गई थी। फिलहाल ये नई दिल्ली के राष्ट्रीय म्यूजियम में रखी है। इस मूर्ति से मिलती जुलती दूसरी मूर्ति पाकिस्तान में रखी गई है। क्या आपको पता है कि सिंधु घाटी की खुदाई में और कौन-कौन से प्रमुख सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। ऋग्वैदिक काल के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 1, ऋग्वैदिक काल के लिए पर्याप्त पुरातात्विक साक्ष्य हैं। ऑप्शन 2, ऋग्वैदिक काल में धातु कर्म की जानकारी थी। ऑप्शन 3, अधिकांश ऋग्वैदिक युद्ध गाय के लिए किए गए। ऑप्शन 4, बाल विवाह लागू नहीं था। ऋग्वैदिक काल में समाज में गाय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। इस महत्वपूर्ण स्थान की वजह से ही गाय के लिए लड़ाइयाँ होती थीं, जिनको गविष्टि बोला जाता था। इस समय तांबा, सोना और लोहा आदि धातुओं का ज्ञान था और इन सभी का उपयोग धातु कर्म में होता था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। अनुलोम प्रतिलोम विवाह, पुनर्विवाह, नियोग प्रथा और बहुपति विवाह का काफ़ी प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल के विषय में हमें जो भी जानकारी मिलती है, उसका स्रोत केवल वेद और दूसरी पुस्तकें ही हैं। इस समय के बारे में पुरातात्विक साक्ष्यों का काफ़ी अभाव है। क्या आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल में प्रयोग होने वाले शब्दों हिरण्य, दुहित्री और गोपति का क्या अर्थ है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन 1, देवल देवी खिज्र खान। ऑप्शन 2, तराखी-ए-अलाई। ऑप्शन 3, तुगलकनामा। ऑप्शन 4, कुरान अस-सदाइन। भारत के तोता नाम से जाने जाने वाले अमीर खुसरो ने भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति में गज़ल और कव्वाली जैसे अनेकों योगदान दिए हैं। शालीमार बाग के शिलालेख में कश्मीर को धरती की जन्नत भी इन्होंने ही कहा था। खुसरो ने अपने जीवन काल में अनेक पुस्तकों की रचना की। इनमें तुगलकनामा और कुरान अस-सदाइन प्रमुख हैं। खुसरो ने अपनी इश्किया नामक किताब में देवल देवी और खिज्र खान के बारे में लिखा है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में तराखी-ए-अलाई अमीर खुसरो ने नहीं लिखा है। क्या आपको पता है कि सितार और तबले की खोज किसने की? कमेंट बॉक्स में बताएं। पादशाहनामा के लेखक निम्न में से कौन है? कैफी खान, अब्दुल हमीद लाहौरी, अबुल फजल, इनायत खान। पादशाहनामा या बादशाहनामा शाहजहां के राज का आधिकारिक इतिहास है। हालांकि इन लेखों में सैन्य अभियानों की प्रमुखता से जिक्र है, लेकिन इनमें राज दरबार, शादियों और दूसरी गतिविधियों का भी चित्रण किया गया है। वैसे तो पादशाहनामा को किसी एक लेखक द्वारा नहीं लिखा गया था, लेकिन अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखी गई 2 किताबों को इसका सबसे मुख्य भाग माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि लाहौरी इस पर एक और किताब लिखने वाले थे, लेकिन अधिक उम्र की वजह से यह मुमकिन ना हो सका। क्या आपको पता है कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा निम्न में से किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया? गुजरात, अहमदनगर, मालवा, अटक। बुलंद दरवाज़ा आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है और इसको मुगल स्थापत्य कला का नायाब नमूना माना जाता है। जब जामा मस्जिद बनी तो बुलंद दरवाज़ा उसका हिस्सा नहीं था, लेकिन अकबर द्वारा गुजरात पर विजय के बाद इसको 1575 में बनवाया गया। इस पर अकबर के धार्मिक विचारों में खुलेपन को देखने के साथ ही साथ गुजरात और उत्तर प्रदेश में मिली विजयों का उल्लेख भी किया गया है। क्या आपको पता है कि बुलंद दरवाजे का शाब्दिक अर्थ क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएं। हड़प्पा निवासियों द्वारा मापतोल के लिए निम्न में से किस अनुपात का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन 1, 10 और इसके गुणक। ऑप्शन 2, 16 और इसके गुणक। ऑप्शन 3, 24 और इसके गुणक। ऑप्शन 4, 25 और इसके गुणक। भारत में मापतोल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। सिंधु घाटी में खुदाई में हमें ऐसे डंडे मिले हैं जिनमें निशान बने हैं। इन डंडों में तो एक डंडा कांस्य का भी है।
मोहनजोदड़ो से सीप और लोथल से हाथी के दांत का बना हुआ पैमाना भी मिला है। अगर बात करें तौल की, तो सिंधु घाटी से हमें बहुत सी आकृतियां जैसे घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार और ढोलाकार आदि के बांट मिले हैं। सिंधु घाटी में तौल की इकाई 16 और इसके गुणक में होती थी। इस पद्धति को आधुनिक समय तक चलाया गया। 4 आना, 12 आना, 16 आना जैसी माप की इकाइयां इसी पद्धति से मिलती जुलती हैं। क्या आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य की बनी हुई गाड़ियां किन जगहों से मिली हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। साहित्य में उल्लिखित शिव का प्राचीनतम रूप कौन सा रहा है? पाशुपत, रुद्र, मुरुगन, महादेव। ऐसा माना जाता है कि शिव की उत्पत्ति आदिवासीय विचारों से हुई है। आज हमें शिव का जो रूप दिखता है वो अलग अलग आदिवासीय और गैर आदिवासीय विचारों के मिलने से बना है। इन विचारों में से एक वैदिक विचार भी है, जिसमें रुद्र को आंधी तूफान के देवता के तौर पर पूजा जाता था। रुद्र का यही रूप साहित्य में उल्लिखित प्राचीनतम रूप है। वैसे भीमबेटका की पहाड़ियों में शिव को त्रिशूल और नंदी के साथ नाचते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता से मिली ध्यान लगाए हुए आदि योगी की मुहर शिव के कुछ प्राचीन रूपों के उदाहरण हैं। क्या आपको पता है कि पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता में किस जगह से मिली है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या निम्न में से किससे मिलती है? उपनिषद में, भागवत पुराण में, भगवद गीता में, ऋग्वेद में। ऐसा माना जाता है कि सांख्य दर्शन के विकसित हो जाने के बाद लगभग ईसा से 4 शताब्दी पहले भागवत मत का उत्थान चालू हुआ। वेदों और उपनिषदों की रचना इससे पहले ही हो चुकी थी, इसलिए हमें भागवत मत के बारे में इन ग्रंथों से कुछ खास नहीं मिलता। बाद की पहली शताब्दी में व्यास द्वारा लिखी गई 700 श्लोकों की भगवद गीता से हमें भागवत मत के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। ये भागवत मत से संबंधित प्राचीनतम पुस्तकों में से है। अगर बात करें भगवत पुराण की, तो ये 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच लिखी गई मानी जाती है। इसमें कुल 12 किताबें हैं और 16 से 18,000 के बीच श्लोक हैं। क्या आपको पता है कि भागवत गीता के अलावा और कौन कौन सी गीता उपलब्ध हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। तमिल लेखक चिथलई सतनार ने उत्तर संगम काल में निम्न में से कौन सी पुस्तक को लिखा था? मणिमेखलाई, तोल्काप्पियम, पुरुनानूरू, अगत्तियम। संगम काल 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के समय को कहा जाता है। इस दौरान तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवियों और लेखकों ने मिलकर कुछ रचनाएं की थी। चिथलई सतनार मदुरई में रहने वाले अनाज के व्यापारी थे और बौद्ध धर्म को मानते थे। ये पांड्य राजा की प्रशंसा में गीत लिखते थे। बाद में इन्होंने मणिमेखलाई पुस्तक की रचना की। ये पुस्तक शिल्पादि क्रम का स्वीकल है और इसमें सतनार ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। क्या आपको पता है कि शिल्पादिक्रम पुस्तक के लेखक कौन हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम स्रोत निम्न में से क्या है? दिव्यावदान, महामवासा, सुत्त पिटक, धम्म पिटक। महामवासा श्रीलंका से संबंधित पुस्तक है जो 5वीं शताब्दी में लिखी गई थी। दिव्यावदान की रचना 2री शताब्दी में हुई। इसमें बुद्ध की कहानियां दी हुई हैं। धम्मपद में बुद्ध के द्वारा बोले गए श्लोकों का संग्रह है। इसमें बुद्ध की शिक्षा को सरल भाषा में लिखा गया है। इसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय से मानी जाती है। बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम स्रोत 3 पिटक हैं, जिनको पाली भाषा में लिखा गया है। सुत्त पिटक में 10,000 से ज़्यादा सूत्र दिए हैं जो बुद्ध और उनके साथियों से संबंधित हैं। इसमें बुद्ध की मौत के तुरंत बाद हुए पहले बौद्ध परिषद का जिक्र भी है। क्या आपको पता है कि पहले बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किस बौद्ध गुरु के द्वारा की गई? कमेंट बॉक्स में बताएं। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में भूमि का स्वामी निम्न में से कौन होता था? ग्राम समूह, राज्य, प्रधान, किसान। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत के बारे में बहुत सी जानकारियां दी हैं। हालांकि ये पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी कुछ बातें हमें दूसरी पुस्तकों से मिल जाती हैं। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में किसानों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी और वो गाँव में रहते थे। खेती का काम पवित्र माना जाता था। किसानों को अपनी फसल का 1/4 भाग राजा को देना होता था और राजा ही जमीन का असली मालिक होता था। क्या आपको पता है कि मनुस्मृति और कौटिल्य की अर्थशास्त्र में
किसानों पर कितना टैक्स लगाने की बात की गई है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किस राजाज्ञा में अशोक ने बौद्ध मत को अपनाने के विषय में विवरण दिया है? सारनाथ, मस्की, लुम्बिनी, भाबरू। अशोक की राजाज्ञाओं को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है 14 बड़ी राजाज्ञाओं की, जिनमें धम्म के अलग अलग सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। दूसरी श्रेणी छोटी राजाज्ञाओं की है, जिनमें अशोक का इतिहास और उसकी धम्म की तरफ की यात्रा के बारे में बताया गया है। इसके अलावा भाबरू राजाज्ञा में अशोक के बौद्ध मत को अपनाने के बारे में और कलिंग राजाज्ञा में कलिंग लड़ाई के बाद हुए प्रशासनिक सुधारों के बारे में बताया गया है। क्या आपको पता है कि भाबरू और मस्की किन राज्यों में स्थित हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं।